तो नमस्कार दोस्तों, एक्सेस टू मैनेजमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते। हम लोग बात करेंगे पहले डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में। तो बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड्स बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। यानी कि वो प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो किसी बिजनेस के बिहेवियर को ना गाइड करता है। तो इट इंक्लूड्स एथिकल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। इन सभी चीजों में ना बिजनेस एथिक्स का यूज होता है। और बिजनेस एथिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ट्रस्ट प्रमोट करता है, कॉर्पोरेट रेपुटेशन को एनहेंस करता है, लॉस के कंप्लायंस को एंश्योर करता है और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का कोशिश करता है। राइट। फिर तो चलिए अब देखते हैं बिजनेस एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है ऑनेस्टी। हम जिससे भी बिजनेस डील कर रहे हैं, हमें कुछ छुपाना नहीं है, जो भी सच है वो सामने वाले को बताना है। राइट। फिर आता है इंटीग्रिटी, अपने मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ कंसिस्टेंटली एक्ट करना। राइट। फिर आता है फेयरनेस, तो सभी स्टेक होल्डर को ना बिना बायस के ट्रीट करना होता है। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, हर किसी के डाइवर्सिटी और राइट्स को वैल्यू करना होता है। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, जो भी एक्शंस और डिसीजन हमने लिया है उसका फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका फुल जिम्मेदारी हमें लेना होता है। एंड फिर आता है ट्रांसपेरेंसी, जहां पे ओपन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। कुछ भी छुप छुपा के हमें कम्युनिकेशन करना नहीं होता है। ये बिजनेस एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज के। तो सबसे पहला आता है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। यहां ड्यूटीज एंड प्रिंसिपल्स को इंपॉर्टेंट बोला गया है, आउटकम चाहे कुछ भी हो। राइट। फिर आता है यूटिलिटेरियन एथिक्स। तो यहां पे ना फोकस किया जाता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर आता है वर्च्यू एथिक्स। यहां कैरेक्टर और वर्च्यूज जैसे ऑनेस्टी, करेज एंड कंपेशन को वैल्यू किया जाता है। फिर आता है एथिकल रिलेटिविज्म, यानी कि एथिक्स डिपेंड करता है कल्चरल और सिचुएशनल कंटेक्स्ट पे। राइट। तो अभी बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स के बारे में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्वॉल्व्स द सिस्टम बाय व्हिच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, यानी कि वो सिस्टम जो कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल दोनों करता हो। इसके कुछ प्रिंसिपल्स है: अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग एथिकल हो और स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हो। कुछ एथिकल इश्यूज भी है बिजनेसेस में, जो हर जगह होता है। उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला आता है वर्क प्लेस एथिक्स। कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कंपनी पे, हैरेसमेंट हो रहा है या वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीजें किस कैटेगरी में आता है? वर्क प्लेस एथिक्स के कैटेगरी में आता है। फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल एथिक्स। यहाँ सस्टेनेबिलिटी, पॉल्यूशन, रिसोर्स कंजर्वेशन, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स है ये इस कैटेगरी में हम लोग डालते हैं इसको। फिर आता है कंज्यूमर एथिक्स। यहाँ प्रोडक्ट सेफ्टी, एडवर्टाइजिंग ऑनेस्टी, तो इस तरह के जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स है ये कंज्यूमर एथिक्स के अंदर आता है। फिर आता है CSR, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ एथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट।
एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही उसको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सोसाइटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी ना कुछ उसको करना चाहिए। तो इसी को हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। कुछ एथिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एथिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। फिर क्या करते हैं, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। फिर जितने भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास में है उन सबको इवालुएट करते हैं। फिर डिसीजन लेके उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। फिर जो भी उसका आउटकम निकलता है उसको रिव्यू करते हैं, एंड इससे जो भी हमें एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस से हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल लीडरशिप। लीडरशिप डायरेक्टेड बाय रेस्पेक्ट फॉर एथिकल बिलीफ्स एंड वैल्यूज। मतलब जो लीडर अपने एथिकल वैल्यूज और बिलीव्स के लिए जाना जाता है, तो उसको हम लोग एथिकल लीडरशिप बोलते हैं। एक लीडर अगर एथिकल होगा तो उसका जो सबऑर्डिनेट रहेगा, जो उसको फॉलो करता है, वो भी बाउंड हो जाएंगे उन एथिक्स को फॉलो करने के लिए, राइट। तो कुछ ट्राइट्स दिए गए हैं, ट्राइट्स ऑफ एथिकल लीडरशिप। फर्स्ट आता है ऑनेस्टी, एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी एंड करेज। तो ये अपने एम्प्लॉइज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और एक एथिकल कल्चर को प्रमोट करता है, ठीक है ना। यही रोल है एथिकल लीडरशिप का। अभी बात करेंगे CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया है कि एक कंपनी को ना सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी ना कुछ करना चाहिए उसको, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से भी पढ़ने वाले हैं, ओके। तो कुछ पिलर्स दिए गए हैं, पिलर्स ऑफ CSR। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ प्रॉफिट जनरेट करना लेकिन एथिकल प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। प्रॉफिट जनरेशन वाइल मेंटेनिंग एथिकल प्रैक्टिसेस। फिर आता है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशन। जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना होता है। फिर आता है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, गोइंग बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट इज राइट। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके कंपनी में कोई किसी वर्कर्स को ना चोट लग गई है बहुत गंभीर रूप से, तो आप क्या करोगे, एथिक्स क्या बोलता है, सॉरी, एज पर लीगल ऑब्लिगेशन क्या रहेगा कि आप पुलिस को बुलाओगे। कुछ अगर मेजर एक्सीडेंट हो चुका है तो आप पुलिस को बुलाओगे, राइट। लेकिन आपका एथिक आपको क्या बोलेगा कि इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे, लीगल ऑब्लिगेशंस के बियॉन्ड जाके ना उस चीज को करोगे, व्हाट इज राइट, ओके। इसी को हम लोग एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग लेते हैं इसको। फिर आता है फिलान्थ्रोपिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटल वेलफेयर। कुछ भी डोनेशंस और कम्युनिटी सर्विस के थ्रू कंट्रीब्यूट करना होता है। कोड ऑफ एथिक्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो कोड ऑफ एथिक्स मतलब हर एक कंपनी का अपना अपना कुछ फॉर्मुलाइज्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड होता है, जो उनके जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको फॉलो करना होता है। यही कोड ऑफ एथिक्स होता है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स हर एक स्टेप में फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एथिकल ऑडिट्स, ग्रीवियंस मैकेनिज्म, इस तरह से। कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी दिए गए, यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट, ISO 26000 जो कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर रखता है। फिर GRI स्टैंडर्ड्स, राइट। आगे बात करते हैं चैलेंजेस इन बिजनेस एथिक्स। तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ग्लोबलाइजेशन, एड्रेसिंग कल्चरल डिफरेंसेस इन एथिकल प्रैक्टिसेस। अलग अलग कल्चर्स के एथिकल प्रैक्टिस को ना एड्रेस किया जाता है यहाँ पे। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उतनी ही तेजी से ना हमारे जो डाटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है ये भी बढ़ रही है, राइट।
ये भी बिजनेस एथिक्स इम्प्लीमेंटेशन में एक चैलेंज के रूप में हम लोग उसको बोल सकते हैं। फिर आता है करप्शन, कम्बेटिंग ब्राइबरी एंड अनएथिकल लॉबिंग। फिर आता है स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अलग अलग ग्रुप के इंटरेस्ट को बैलेंस करना भी होता है, जो कि एक तरह का चैलेंज है बिजनेस एथिक्स में। तो दो केस स्टडीज दिया गया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो फर्स्ट हम लोग पॉजिटिव वाला पढ़ेंगे, टाटा ग्रुप्स एथिकल लीगेसी। तो यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस क्या हो रहा है, CSR। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है ये हम पढ़ लेते हैं। द टाटा ग्रुप इज नॉन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज एंड कमिटमेंट टू सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। द कंपनी has consistently upheld ethical practices from prioritizing worker welfare in the early 1900s to modern day sustainability initiatives। यानी कि जो टाटा ग्रुप है ना, वो 1900 से अभी तक CSR एक्टिविटी कर ही रही है, जिसके वजह से ना इसका आउटकम क्या बना, द ग्रुप्स एथिकल अप्रोच हैज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्लोबल रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। इसके एथिकल प्रैक्टिस को हमेशा प्रायोरिटी दी है, जिसके वजह से ना रिजल्ट, उनको जो रिजल्ट मिला है, उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस और रेपुटेशन। इसके ठीक उल्टा किंगफिशर एयरलाइंस कोलैप्स। किंगफिशर कौन ऑन करता है, विजय माल्या, जो कि इंडिया छोड़ के, देश छोड़ के भाग गया है अभी। क्या हुआ था, एम्प्लॉय राइट्स एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस which is owned by Vijay Mallya faced bankruptcy due to financial mismanagement and unethical practices. Employees were unpaid for months, leading to widespread protest. जिसके वजह से ना क्या आउटकम निकला था कि उनका जो एयरलाइन ऑपरेशन है पूरा सीज हो चुका था और उनके ऊपर बहुत सारे लीगल एक्शंस की गई थी, क्योंकि वो लोन डिफॉल्टर बन चुके थे, जिसके वजह से वो बाद में देश छोड़ के फरार हो चुके थे। राइट। इससे हम लोग को क्या सीखने मिल रही है कि इग्नोरिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एंड फाइनेंशियल एथिक्स कैन लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल कोलैप्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय वेलफेयर और फाइनेंशियल एथिक्स को इग्नोर करके ना आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक ना एक दिन वो कोलैप्स हो ही जाएगी। राइट। तो बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट के एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। एथिकल प्रैक्टिस ट्रस्ट बिल्ड करती है और सोसाइटी और एनवायरनमेंट को ना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। हमें हमेशा एथिक्स को अपने बिजनेस डिसीजंस का फाउंडेशन बनाना चाहिए। राइट। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। तो इसी तरह हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।